बारिशों का मौसम ख़त्म हो चुका है। सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन के मसाइब व आलाम की जो दिल दहला देने वाली दास्तानें हैं अब धुंधला रही हैं और टेलीविज़न स्क्रीनों पर जब हम देखते हैं तो सैलाब ज़दगान के मसाइल के बजाय दूसरे सियासी मसाइल ज़्यादा ज़ेर बहस नज़र आते हैं। सैलाब ज़दगान की बहाली, उनके लिए खुराक और साफ़ पानी की फराहमी और उनके घरों की तामीर पर बहुत कम बात होती है। और इस मरतबा जितनी बड़ी तबाही हुई है उसकी हालिया तारीख़ में मिसाल भी नहीं मिलती है। लोगों की मुकम्मल बहाली के लिए बहुत ज़्यादा वसाइल दरकार होंगे। इस काम में महीनों नहीं लगेंगे, सालों लगेंगे, लेकिन इस अरसे में क्या मुआशी, समाजी और सियासी असरात मुरतब होंगे? सैलाब ज़दगान का मुस्तकबिल क्या होगा? आने वाली सर्दियों और फिर गर्मियों के महीने में उनके लिए कितना मुश्किल होगी ज़िंदगी? इस हवाले से हम बात करेंगे। माहिर माशियात आबिद सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आबिद साहब, आपने वक्त निकाला। रिसेंटली आपने एक पीस लिखा अखबार में और वो सैलाब ज़दगान के ही हवाले से था। उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकेंगे कि क्यों मतलब आप क्यों इस चीज़ के हवाले से कन्विंस थे कि आपने ये पीस लिख देना था? देखिए, हम एक फायर फाइटिंग नेशन है और जब कहीं पे कोई इमरजेंसी क्राइसिस आता है तो सारी तवज्जो उसकी तरफ मरकूज हो जाती है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद मुल्क में पैदर पे कुछ और इस तरह के वाक़यात नमूदार होते हैं कि पिछली चीज़ों को भूल के हम अगले इश्यूज़ की तरफ फोकस करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में मैं देख रहा था कि सैलाब ज़दगान जो हैं, अब अगर 8 मिलियन 80 लाख अफराद जो हैं, जिनमें से सिर्फ 6 लाख जो हैं वो शेल्टर कैंप्स में हैं, बाकी 72 आपके जो है तकरीबन 74 लाख वो खुले आसमान तले हैं, वो पानी में घिरे हुए हैं, वो सड़कों के किनारे हैं। तो सिर्फ मैं ये तसव्वुर कर रहा था कि उनकी सर्दियां फिर अगर पिछले साल की तरह हीट वेव आ गई फरवरी मार्च में और फिर तपती हुई गर्मियां और फिर अगला मॉनसून, तो अगर उनके लिए कुछ पॉजिटिव काम ना किया गया और जैसे कि मीडिया और हुकूमत की तवज्जो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होती जा रही है, तो अगर वो शिफ्ट होती चली गई तो फिर उनका मुस्तकबिल क्या बनेगा? और अगर आज की सूरत हाल को एनालाइज करें आबिद साहब, क्या आपको लगता है कि सैलाब ज़दगान का मुस्तकबिल है क्या प्रैक्टिकली, अगर हम बात करें इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए? क्योंकि हम एक, जैसे आपने कहा, फायर फाइटिंग नेशन है, आहिस्ता आहिस्ता भूल जाते हैं, तो होना क्या है आपकी नज़र में? देखिए, अगर हम आज की बात करते हैं तो मिलियंस में आबादी है जिसको कि पीने का साफ पानी फराहम नहीं है। मिलियंस में बच्चे हैं जिनके माल नरिशमेंट का शिकार हैं, जिनको वैक्सीन टाइम पे नहीं लग रही है। वहाँ पे जो माल मवेशी थे 1.1 मिलियन वो बेचारे गए और उसके साथ लोगों का रोजगार भी गया। तकरीबन निस्फ के करीब जो फसलें थी वो पानी में तबाह हो गई। जो गंदम थी ज़ख़ीरा शुदा महकमा खुराक की, जो ओपन में वो प्लिंथ्स लगा के स्टोर करते थे, वो पानी में बह गई। तो अगर हम आज की बात करते हैं तो आज के हवाले से तो ये दिन ब दिन तारीख होता जाएगा, क्योंकि खड़े पानी में अब वाटर बॉर्न डिजीज़ आ रही हैं। अब वहाँ पे डेंगू, मलेरिया, कॉलरा, हैज़ा, इस तरह की जो ख़तरनाक बीमारियाँ हैं, गैस्ट्रो की बीमारियाँ, वो इस वक्त वहाँ पे सर उठा रही हैं, जबकि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वहाँ से बह चुका है। और अगर इस और अगली जो गंदम की फसल है उसकी काश्त जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडिक्टेबिलिटी नहीं कि कहाँ पे ज़मीन काबिल काश्त होगी, और अगर वो पानी वहाँ से उतर भी गया तो चूँकि डिमार्केशन सारी बह गई है, अब ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा खेत अवैस का था और कौन सा खेत मेरा था और कौन वहाँ पे सोइंग कर रहा होगा। तो ये प्रैक्टिकल मसाइल हैं जिनको अगर जूं का तू छोड़ा गया तो वो जो बिजनेस एज यूजुअल है वो नहीं रहेगा, बल्कि ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो को दानखास्ता बन जाएगा और ये एक इससे बड़ा इंसानी डिजास्टर आएगा। बिल्कुल। आबिद साहब, अब जब हम देखते हैं कि मईशत भी पाकिस्तान की स्टेबल नहीं हो रही, पॉलिटिक्स भी पाकिस्तान की स्टेबल नहीं हो रही, उसमें ये सैलाब भी आ गए लोगों की, मतलब कितने लाखों लोगों की जो है ज़िंदगियां बर्बाद हो गई या बदल गई बिल्कुल ही अक्सर। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी डूबती हुई मईशत है, क्या उसका भी इम्पैक्ट इन लोगों पर ज़्यादा आएगा? देखिए, ये एक वो सर्कुलर साइक्लिक एक इफेक्ट आ रहा है मईशत में। आप देखें, आपने पीएसडीपी के बहुत से प्रोजेक्ट्स और जितने भी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज थे बड़े बजा तौर पे इस वक्त वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हमने दिए ताकि वहाँ पे लोगों को कुछ ना कुछ मुयसर हो सके, और ये करना भी चाहिए था, हर रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन अब ये कपास का सीज़न है, जब कपास आई तो हमने देखा कि तकरीबन पिछले साल की निस्बत निस्फ कपास आई है, कपास सिंध से वो पानी में बह गई।
अब गंदम का अगर काश्त नहीं होती है तो इसका मतलब है कि मज़ीद गंदम इंपोर्ट करना पड़ेगी। एक तो कपास इंपोर्ट करना पड़ेगी इस साल टेक्सटाइल ओनर्स के लिए अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर मीट करने के लिए, अगले साल खाने के लिए गंदम एक्सपोर्ट करना पड़ेगी आपको। ये सारी जो इंपोर्ट्स हैं उसमें डॉलर चाहिए, और डॉलर जब नहीं होगा तो रुपए की कदर में कमी आएगी, उससे करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो मज़ीद बढ़ेगा। सियासी गर्मा गर्मी इसमें बढ़ेगी कि हुकूमत नाअहल है, वो काम नहीं कर पा रही। तो ये एक साइक्लिक रिलेशन है। उसके अलावा यहाँ पे बैठे इस्लामाबाद में बैठे हमें शुरू में जैसे कि लगा था कि एकदम से प्याज और टमाटर जो है वो नायाब हो गया था, तो अभी तो सर्दियाँ आ रही हैं और वेजिटेबल जो सिंध में सर्दियों की वेजिटेबल्स ग्रो होती थी, आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता उनका असर भी बाकी जो इलाके जो कि सैलाब से महफूज रहे वहाँ पे कीमतों में इजाफे की शक्ल में नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहा है ये साइकिल। तो अब आपका जो इस आर्टिकल में वे फॉरवर्ड है, लाइन ऑफ एक्शन, वो क्या होना चाहिए, क्या चीजें हमें करनी चाहिए कि कुछ सूरत हाल बेहतर हो सके? देखिए अवैस, मेरा ख्याल है कि ये जो है वन साइज फिट ऑल नहीं होगा। 80 अजला हैं जिनको कि क्लाइमेट अफेक्टेड आफत ज़दा डिक्लेयर किया गया, और हर ज़िले की अपनी डायनामिक्स है। कहीं पे साफ पानी चाहिए, कहीं पे आपको जो है वो ज़मीन मौजूद है वहाँ पे बीज और खाद चाहिए, कहीं पे ज़मीन सिरे से मौजूद नहीं वहाँ पे खाना पीने की चीज़ें चाहिए, कहीं पे अद्वियात चाहिए। तो हर ज़िले की अलग डायनामिक्स है, और मेरा उसमें यही सजेशन थी कि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन प्लान जो है वो बनाने चाहिए लोगों से मिलकर, और उसके बाद हर ज़िले का प्लान वो मुख्तलिफ आपके जो इंटरनेशनल और पाकिस्तान के अंदर ना तो मुखैर हजरात की कमी है, ना पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर अभी तक उस तरीके से मोबिलाइज होता हुआ नजर आया है। कॉरपोरेशंस, बैंक्स और बहुत सी जो मल्टीनेशनल्स हैं पाकिस्तान में, वो सैलाब में उस तरह से मोबिलाइज होती हुई नजर नहीं आई जैसे कि वो आम हालात में होती हैं जब भी किसी को डोनेशन या चैरिटी का मौका आता है। तो अगर हम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स प्लान बना के और इनको दे सकें, पार्टनर बनाएं इनको इन इजला की आबादकारियों के लिए, और उसमें मकामी लोगों को शामिल करें। एक और जो इस वक्त चैलेंज का सामना है जो कि पिछले सैलाब में या अर्थक्वेक में नहीं था, वो ये था कि वो ये है कि बहुत सी INGOs को पाकिस्तान से सिक्योरिटी के नाम पे फारिग कर दिया गया। तो अब आपको बड़े बड़े नाम जो हैं एक्शन एड या ऑक्सफैम या प्लान पाकिस्तान, ये अब आपको नाम नहीं मिलते, और चूंकि वो नहीं है तो इसीलिए जो बैरून मुल्क अमदाद जो कि बहुत सी INGOs के जरिए आती थी वो अब आपको नहीं मिल रही है। तो हमें थोड़ा सा रीथिंक करना होगा कि इस तो सारे वो तो अगर आबिद साहब, अगर INGOs पाकिस्तान में दोबारा आके काम करना चाहेंगी और गवर्नमेंट से प्रॉपर परमिशंस ले लें या वो अपना प्रॉपर दिखाएं कि वो काम नहीं करेंगी जिनकी वजह से बाकियों को कुछ को बैन किया गया या कुछ, तो फिर तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको फैसिलिटेट करेगी, क्योंकि वो हमारे ही लोगों की मदद के लिए आ रहे हैं। आपको नहीं लगता? देखिए यही तो अलमिया था कि जब पिछली दफा भी उनको फारिग किया गया तो किसी पे इल्जाम तो नहीं लगाया गया था कि हाँ, या तो हम तो उस वक्त भी कहते थे कि जो काली बेड़े हैं उनकी निशानदेही करें, उनको सजा दें, लेकिन बाकी लोगों को तो चलने दें। तो अगर आप वो बेयक जुम्बश कलम सबको फारिग कर देते हैं, और ये चौधरी निसार के दौर में हुआ था, और उसके बाद फिर जो लोगों का ट्रस्ट है वो ऐसा ऐसा ख़त्म होता चला गया पाकिस्तान के इस डेवलपमेंट सेक्टर में INGOs की प्रेजेंस से। तो ये इसके लिए थोड़ा सा आपको एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए होगा। आप ये नहीं कर सकते कि जब आप आफत आए तो 2 हफ्ते के लिए उनको बुला लें और उसके बाद उनको फिर नहीं, लेकिन इंटरनेशनल NGOs तो काम कर रही हैं आबिद साहब, कुछ इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी है और चेसवी है और ये सब तो कर रही हैं। ये 42 रह गई हैं, ये किसी जमाने में 100 से ज्यादा होती थी। हाँ, ठीक है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उनको फारिग कर दिया गया है। अच्छा, फाइनली मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा सर, क्या इलेक्शंस के हवाले से आपको क्या लगता है कि सैलाब की पूरी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए व्हाट वुड बी द आइडियल टाइम जब इलेक्शन हो? देखिए ये तो डिपेंड करता है कि इंटीरियर सिंध में एक्सेसिबल एरियाज जो हैं वो कितने होंगे। जो आपके मेजर अफेक्टेड एरियाज हैं वो तो इंटीरियर सिंध है, वो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में जो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बिखरी हुई है, वहाँ पे तो शायद इलेक्शन पॉसिबल हो सके, लेकिन इंटीरियर सिंध में 80 जो आफतज़दा अजला है उसमें कम से कम 30-40 ऐसे होंगे जो कि अगले 3-4 माह में भी इनएक्सेसिबल होंगे। अब ये इलेक्शन की टाइमिंग पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम बल्दियाती इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो शायद अभी इन इजरा में पॉसिबल नहीं होंगे जब तक आप इनकी पहले आबादकारी नहीं कर लेते। जनरल इलेक्शन तक लोग अपनी मदद आपके तहत शायद इस काबिल हो चुके होंगे कि
अगर वो अपने टाइम पे आईनी मुद्दत पे होते हैं, अगस्त में होते हैं, तो शायद उस वक्त तक लोग मरता क्या ना करता के मुतरादफ अपनी मदद आपके तहत कुछ ना कुछ कर चुके हों कि वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है बन चुकी होगी। ठीक है जी, थैंक यू सर। आबिद सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और सैलाब की जो करंट सूरत हाल और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पर बात कर रहे हैं।